केशव दास, जो कि एक नामी वकील थे, वो पसीने से भीगे घबराए अपने चैम्बर में टहल रहे थे। तभी उनके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें एक वीडियो भी था, जिसे देखकर केशव दास के चेहरे का रंग उड़ गया। वीडियो में केशव दास का 18 साल का बेटा सोनू एक कुर्सी से बंधा हुआ छटपटाते हुए रो रहा था और एक नकाबपोश धारदार हथियार लेकर बगल में खड़ा था। इस नजारे को देखकर केशव दास ने पसीना पोंछा और बड़बड़ाते हुए कहा, मेरा बेटा सोनू। तभी उनके फोन की रिंग गनगना उठी। उन्हें उधर से एक भारी आवाज सुनाई दी। क्यों वकील साहब, आ गई ना जान हलक में? अगर ये चिलगोजा आपको सही सलामत बिना छीला हुआ चाहिए तो आपको तो पता है क्या करना है। मेरा एक छोटा सा काम। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, मगर वो दरिंदगी भरी हंसी केशव दास के दिमाग में गूंजती रही। भीमनगर के चौराहे की चमक जीतराम के दही समोसे से बरकरार रहती थी। लोग तो शहर से भी आते थे इतना लजीज दही समोसा खाने, जहाँ टोकन से दही समोसे मिलते थे। अरे वाह वाह जीतराम चचा, ऐसा जादू भरा स्वाद। आखिर डालते क्या हो इन दही समोसों में? दही समोसे तो मैं भी सब की तरह सामान्य ही बनाता हूँ भैया। बस इसमें जो मसाले डालता हूँ ना, वो मेरा खानदानी मसाला है, जिसका राज सिर्फ हमारे खानदान को ही पता है। आज जीतराम के घर पर मातम पसरा था। सभी वहाँ रो रहे थे क्योंकि जीतराम का 60 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनका बड़ा बेटा मनन और 3 बेटियों के अलावा जीतराम का कोई भी वारिस न था। अपने पीछे वो करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ गए थे। बेटियां फूट फूट कर रो रही थी, जिन्हें मनन शांत करा रहा था। भैया, ये क्या हो गया? शांत रह बहन, पिताजी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। बस हमें हिम्मत बनाए रखनी पड़ेगी। माँ और पिताजी के गुजर जाने के बाद तीनों बहनों को अब सिर्फ अपने बड़े भाई का सहारा था। वो उससे लिपटकर जोर जोर से रो रही थी। मनन तेज बुद्धि, व्यवहार कुशल और काबिल था, मगर अभी तक उसने पिता की जगह लेने की कोशिश नहीं की थी। उसका मन अब तक पढ़ाई में ही लगा था, पर अब हालात बदल चुके थे। अगली सुबह परिवार के सभी सदस्य, दुकान के नौकर और हलवाई सभी हॉल में बैठे थे। जीतराम का वसीयतनामा पढ़ने के लिए वकील केशव दास आए हुए थे। हॉल में बिल्कुल शांति थी। तभी वसीयत देखते हुए केशव दास ने मनन से पूछा, मनन बेटा, क्या तकरीबन 1 महीने पहले तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे पिताजी से हुआ था? हाँ, पर वो झगड़ा नहीं था, सिर्फ बहस थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये बहस क्यों हुई थी? वो पिताजी चाहते थे कि मैं दुकान संभालूं, मगर मैं अभी आगे बढ़ना चाहता था। तो शायद यही वजह थी कि पिताजी ने अपनी दुकान और मकान दुकान के सबसे मेहनती और करीबी नौकर बुद्धूलाल पाल पुत्र रामपाल के नाम कर दी है। इतना सुनते ही वहाँ मौजूद सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहनों ने रोते हुए कहा, ये गलत है। ये गलत वसीयत है। पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पिताजी हमें बहुत प्यार करते थे, वो हमें बेघर नहीं कर सकते। तभी बुद्धूलाल, जो कि अब तक हक्का बक्का खड़ा था, उसने भावुक होकर रोते हुए कहा, मालिक, आप लोगों की छत्र छाया में मैंने ये जिंदगी गुजारी है। अब ये सब मैं कैसे ले सकता हूँ? नहीं नहीं, ये वसीयत फाड़ कर फेंक दो वकील साहब, फेंक दो। अब जो होना था हो गया बुद्धूलाल। यही जीतराम जी की आखिरी इच्छा थी। मनन, जो कि अब तक बिल्कुल शांत खड़ा होकर सभी को अपनी पैनी नजर से देख रहा था, उसने आगे आते हुए बुद्धूलाल से कहा, कोई बात नहीं काका, अगर पिताजी की यही इच्छा थी तो यही सही। आप मकान और दुकान दोनों ले लो, हम नगर के किनारे वाली झोपड़ी में रह लेंगे। बस हमें हमारा सामान ले जाने दो। कैसी बातें कर रहे हैं मालिक, सब आपका ही है, आप जैसा चाहें वैसा करें। भीमनगर के आखिर में बनी एक झोपड़ी भी जीतराम की ही थी, जिसे मनन को कानूनी तौर पर दे दिया गया था और उससे किसी को परेशानी भी नहीं हुई। मनन अपने घर से सारा जरूरी सामान और अपने माँ पिताजी की तस्वीर लेकर अपनी बहनों के साथ वहाँ चला गया। उसी रात उस झोपड़ी में मनन बहनों के साथ मिलकर घर का सामान सेट कर रहा था। तभी जैसे ही वो माँ पिताजी की तस्वीर दीवार पर टांगने लगा, उसकी बहन ने नफरती अंदाज में कहा, अब इनकी तस्वीर लगाकर क्या मिलेगा भैया? इनके जैसे बाप से तो अच्छा हम अनाथ होते। बहन, सोच समझ कर बोल। माँ और पिताजी हम लोगों के लिए आज भी उतने ही सम्मानीय हैं। खैर, रही बात प्रॉपर्टी के बंटवारे की,
तो इसके पीछे किसी का खतरनाक षड्यंत्र है जिसका पर्दाफाश मैं करके रहूंगा। वैसे भी पिताजी की असली वसीयत तो मेरे नाम आज भी है। वो कैसे? बस तू देखती जा बहन, अपनी खानदानी सीक्रेट मसालों का कमाल। वक्त का पहिया घूमा और इस घटना को घटे कई महीने गुजर गए। इधर बुद्धूलाल अब जीतराम की मशहूर दुकान में नौकर की जगह मालिक बना बैठा था और दुकान का नाम भी बदल चुका था। बुद्धू के मशहूर दही समोसे उसके तो ठाट बाट हो गए थे, मगर दुकान का हाल पहले से काफी खस्ता हो चुका था। दही और समोसों में अब वो स्वाद नदारत था जो कभी जीतराम के होने पर आता था। अरे ये क्या दही समोसा है भाई, न रंगत न स्वाद, ऊपर से इतना फीका है। बस सामान का रेट बढ़ाना ही जानते हो या क्वालिटी देना भी। ये रोज का था। कई ग्राहक सुबह से ये बोलकर जा चुके थे, इसीलिए बुद्धूलाल का सब्र अब टूट चुका था। उसने भी गुस्से में तमतमा कर कहा, अबे ओ दिल्ली का नवाब, जबान का स्वाद पूरा नहीं पड़ता तो 5 स्टार होटल में जाकर खाया करना, इधर क्यों मरने आ जाता है? दही समोसे खा या ना खा, फटाफट पैसे दे और पतली गली पकड़, समझा? झगड़ा होते होते बचा, सभी को शांत करा दिया गया, मगर बुद्धूलाल के ऐसे व्यवहार से लगभग वहाँ खड़े सभी ग्राहक अंदर ही अंदर नाराज हो गए। उसी रात दुकान के सभी नौकरों और हलवाइयों को खड़ा करके बुद्धूलाल चिल्ला रहा था, तुम सब के सब निकम्मे हो। अरे कहाँ गया तुम्हारा 20 साल पुराना तजुर्बा? आखिर इन दही समोसों में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? पैसे तो तुम आज भी पूरे ले रहे हो, हाँ? तभी एक हलवाई ने डरते हुए कहा, मालिक, वो जीतराम मालिक एक खास तरह का मसाला मिलाते थे दही समोसे में, उसी से स्वाद आता था। वो उस मसाले को खुद डालते थे, हमें तो छूने भी नहीं देते थे। अब वो मसाला ना जाने क्या था, उसी की कमी की वजह से ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। हाँ, अरे वो बुढ़ा ऐसा क्या मिलाता था भला? मैं उसका करीबी था और देखा तो मैंने भी था, मगर उसने कभी मुझे भी नहीं बताया, पर मैं जान के रहूंगा। हाँ। इधर बुद्धूलाल मसालों का रहस्य जानने में लगा रहा, उधर मनन ने भी भीमनगर के बाहर अपना छोटा सा दही समोसे का ठेला लगा दिया। शुरुआत में सिर्फ इक्के दुक्के ग्राहक आ रहे थे, मगर जैसे ही उन्हें जीतराम के वही पुराने स्वाद वाला दही समोसा मिला, मनन के ठेले पर लोगों का मजमा लगने लगा। अरे वाह मनन बेटा, तुम्हारे हाथ में भी वही जीतराम चचा वाला स्वाद है, मजा ही आ गया। हाँ, सही कहे भैया, ऐसा लगता है भीमनगर ने अपना खोया हुआ स्वाद वापस पा लिया। आज तो पिछले सारे महीनों की कसर निकालूंगा 10-12 प्लेट खाकर। मोटे ग्राहक की बात सुनकर सभी हंसने लगे। फिर मनन ने भावुक होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, बस काका, आप लोगों ने पिताजी को जो प्यार सम्मान दिया वही बरकरार रखिएगा। अरे बिल्कुल बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। इधर मनन के ठेले पर चढ़ती भीड़ की खबर पाकर बुद्धूलाल बौखला गया था। वो अपने होटल के नौकरों और हलवाइयों को बुलाकर उन पर फिर से चिल्ला रहा था, ना मुरादो, जो काम इस होटल में सारी सुविधा होते हुए भी तुम लोग नहीं कर पाए, उस काम को उस चिलगोजे ने अपने ठेले पर कर दिखाया। मालिक, हम उन मसालों का सीक्रेट खोजने में लगे हैं, जल्दी ही कुछ हल निकालते हैं। हाँ। अरे हटो, तुम सुस्त मुर्गों से कुछ नहीं होगा, अब बुद्धू को ही अपनी बुद्धि चलानी पड़ेगी। इतना बोलकर बुद्धूलाल किसी शैतान के जैसे हंसने लगा। उसकी आंखों में षड्यंत्र का रंग बिल्कुल साफ झलक रहा था, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि उन लोगों की बातें दुकान के बाहर एक रहस्यमयी साया छिपकर सुन रहा था। उस रात जब मनन ठेला बढ़ाकर घर वापस आया तो उसने देखा उसकी तीनों बहनें लापता थी और घर का सामान चारों तरफ बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर मनन गुस्से और दुख में बुरी तरह से बौखला गया। हे ऊपर वाले, ये मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। अगर अपनी बहनों को सही सलामत देखना चाहता है तो अपने बाप का पुराना मसाले का नुस्खा लेकर पुरानी फैक्ट्री में 12 बजे तक आ जा, वरना। मनन ने तिजोरी में खुफिया तरीके से रखा वो मसाला निकाला और अंधेरे रास्ते पर पुरानी फैक्ट्री की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। अंधेरे और सन्नाटे से भरी हुई फैक्ट्री में मनन दबे पांव दाखिल हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके अलावा वहाँ कोई न हो। तभी एक करारा लठ मनन के सिर पर पड़ा। मनन ने अपना लहूलुहान सिर पकड़ लिया और अपना होश संभालते हुए उस गुंडे से भिड़ गया, मगर तभी वहाँ और भी गुंडे आ गए। सभी मिलकर मनन को पीटने लगे, मगर मनन ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली कमीनों, एक एक करके आ जाओ। मनन सभी गुंडों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था,
मगर फिर एक लंबे नकाबपोश ने आकर उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। मनन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मनन की जब आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी तीनों बहनें जंजीरों में बंधी हुई थी और उस बड़े से हॉल के टैंकरों में तेजाब उबल रहा था। उसके सामने बुद्धूलाल उसका खानदानी सीक्रेट मसाला लेकर खड़ा था और वो खुश होते हुए बोला, आहा, तो ये है करोड़पति बनाने वाला सीक्रेट मसाला। मैंने तेरे बाप यानी स्वर्गीय बुढ़ऊ जीतराम का सब हथिया लिया था, मगर ये सबसे जरूरी सीक्रेट मसाला तो तेरे पास ही रह गया था। अब जब ये मुझे मिल गया है तो मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं। डाल दो रे इन लोगों को तेजाब के दरिया में। चल भज काका, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि प्रॉपर्टी हमें ना मिलने में मेरे पिताजी का नहीं बल्कि तेरा हाथ है, मगर मैं तुझे धंधे में हराकर जवाब देना चाहता था। पर तेरे हाथ से तो अब वो मौका भी चला गया। बुद्धूलाल के गुंडे मनन और उसकी बहनों को पकड़कर तेजाब के कंटेनर में डालने वाले थे कि तभी एक शख्स की आवाज ने सभी को रोक दिया। ठहरो, वरना मेरी रिवॉल्वर में जितना भी लोहा है सारा तुम कमीनों के भेजे में डाल दूंगा। मौके पर वहाँ पुलिस और केशव दास पहुँच चुके थे, जिन्हें देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मौका पाकर किसी तरह मनन और उसकी बहनों को केशव दास ने छुड़ाया। आखिरी में बुद्धूलाल और उसके गुंडे पुलिस के जूतों के नीचे धूल चाट रहे थे। फिर केशव दास आगे आते हुए मनन से बोले, मुझे माफ कर दो बेटा, इस कमीने ने मेरे इकलौते बेटे को अगवा कर मुझसे वसीयत में छेड़छाड़ करवाई थी, लेकिन मैं अभी भी गवाहदार हूँ कि जीतराम भाई सारी जायदाद तुम्हारे और बेटियों के नाम कर गए थे। कोई बात नहीं काका, मुझे ये बात पहले से ही पता थी, मगर आपको कैसे पता चला हम यहाँ हैं? मैंने आज इत्तेफाक से दिन में ही छिपकर इस कमीने बुद्धूलाल की बातें सुन ली थी और फिर जब मैंने इसका पीछा किया तो मुझे सब समझ आ गया। तुम्हारे साथ एक बार गलत हो चुका था, दोबारा नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं पुलिस के साथ पहुंचा। ये बुधवा कोई धंधे का पार्क ही नहीं बल्कि कुख्यात किडनैपर है और हर बार ये इसी तरीके से जीतता रहा है और अब इसकी सारी जिंदगी हवालात में कटेगी। पुलिस बुद्धूलाल और उसके गुंडों को पकड़कर जेल ले जाती है और मनन अपने परिवार और केशव दास के साथ अपने आलीशान घर में लौट आता है। अगली सुबह भीमनगर के चौराहे पर दोबारा से जीतराम की पुरानी दुकान खुल चुकी थी। एक लंबी लड़ाई के बाद जीतराम के दही समोसों में दोबारा वही स्वाद लौट आया था।